ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि भाजपा को घाटा होगा, सिवाय इसके कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक परिणाम होता है। उनकी जो लोकप्रियता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी वजह से कांग्रेस यहाँ मुकाबले में है। तो छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। उसका प्रभाव गांव में तो हमें इस चुनाव में भी दिखाई दिया और लोगों ने उनका हाथों हाथ लिया। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। राजनांदगांव की बात की जाए तो राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा ने मौजूदा सांसद संतोष पांडे पर भरोसा जताया है। क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? कौन किस पे भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, जैसा देश में स्थिति है उसी तरह की कमोवेश छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में स्थिति है। ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि भाजपा को घाटा होगा, सिवाय इसके कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक परिणाम होता है। और वही एक कारण है जो भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे के लिए थोड़ा सा प्रभाव डालता है। लेकिन कांग्रेस के फेवर में ना तो ऊपर कोई इस तरह की लहर या अंडर करंट दिखता है और ना छत्तीसगढ़ में दिखता है। तो अगर ये कहा जाए कि थोड़ा सा लीड कर रहे हैं, फ्रंट लाइन में है, तो वो सांसद बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे। इस बार क्या मुद्दे हावी रहे? मुद्दे बहुत ज़्यादा तो नहीं, मुद्दे एक्चुअल में हर बार चुनाव के वही रहते हैं। पानी, बिजली, रोजगार, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन चूंकि राजनांदगांव में एक हाई प्रोफाइल प्रत्याशी थे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इसलिए मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे। एक तो भाजपा के लिए जो ऊपर लहर जैसी जो थी, जो भी प्रभाव था वो, और दूसरा राजनांदगांव में लोकल प्रत्याशी भूपेश बघेल वर्सेस संतोष हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो महतारी वंदन योजना और कांग्रेस का गृह लक्ष्मी योजना, कौन कितना प्रभावित किया है? पांडे। महतारी वंदन योजना का लाभ बहुत ज़्यादा मिला है नए मतदाता और महिला मतदाता, ये भाजपा के साथ हैं, क्योंकि महतारी वंदन योजना का जो परिणाम है, जो आउटपुट है, वो मिल चुका, महिलाओं को उसका लाभ मिल चुका, इसलिए वो एक गारंटी बन गई। और जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो वो महालक्ष्मी योजना जो है वो धरातल पे आ नहीं पाई, सिर्फ योजना थी, उसका लाभ मिला नहीं, इसलिए भरोसा भी नहीं था। हाँ, भूपेश बघेल प्रदेश में कक्का के नाम से जाने जाते हैं। किसानों के हितैषी भी माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वो जाने जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो संतोष पांडे हैं वो निष्क्रिय, तो चुनाव में कितना प्रभावित कर पाएंगे दोनों? देखिए, कांग्रेस अगर यहाँ मुकाबले में है तो सिर्फ उसकी वजह भूपेश बघेल ही है। भूपेश बघेल का एक ठेठ ग्रामीण चेहरा जो है, उनकी जो लोकप्रियता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी वजह से कांग्रेस यहाँ मुकाबले में है। अगर अगर ये देखा जाए कि कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है तो ऐसी बात यहाँ नहीं लगती, यहाँ भाजपा वर्सेस भूपेश बघेल, और भूपेश बघेल को जो भी वोट मिलेंगे वो उनके खुद के व्यक्तित्व के कारण ही। हाँ, ये बात की जाए कि अगर भूपेश बघेल राजनांदगांव संसदीय सीट से चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या वे पाटन विधानसभा सीट छोड़ देंगे? ये भविष्य की कल्पना है, इसके बारे में जब तक के रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक के कुछ भी नहीं। विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने भूपेश बघेल पे एक बार फिर भरोसा जताया और राजनांदगांव सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। तो क्या भूपेश बघेल चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल तो जीत गए, लेकिन पार्टी नहीं जीत पाई। इसका अकेला कारण भूपेश बघेल को नहीं माना जा सकता, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। जहाँ तक उनको टिकट देने का सवाल है कि चक्रव्यूह में फंसाया गया, चक्रव्यूह में तब उनको फंसा हुआ माना जा सकता है जब परिणाम आ जाएंगे। अभी तो इस बारे में बोलना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी ने पहले से तय किया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ बड़े चेहरों को, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं को मौका दिया जाएगा। जैसे ताम्रध्वज साहू को भी दिए गए, उसी तरह से भूपेश बघेल को भी। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 11 सीटें हैं। तो भाजपा को कितनी सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को कितनी सीट मिलती नजर आ रही है और देश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? परिणामों के बारे में सिर्फ आकलन किया जा सकता है, पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसी परिस्थितियां दिख रही हैं, जैसा माहौल दिख रहा है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि प्रदेश के चुनाव परिणाम में पिछले बार की तुलना में कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है।
और रहा सवाल केंद्र का, पूरे अगर देश की बात की जाए तो लहर अंडर करंट वाली कोई स्थिति दिखती नहीं है, लेकिन जो भी प्रभाव है वो मोदी का है। लिहाजा सरकार को ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा अंडर करंट वाली स्थिति ना हो जो दिखाई ना दे रही हो, तो मोदी का आना ही निश्चित लगता है। लेकिन पहले जितनी सीट या 400 पार वाला जो नारा है वो पूरा होता नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना के लिए सिर्फ कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। क्या लगता है कौन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है राजनांदगांव में? देखिए, राजनांदगांव जो लोकसभा क्षेत्र रहा है वहाँ हाई प्रोफाइल चुनाव हो रहा है। पूरे देश भर की नज़र इस सीट पर टिकी हुई है और आपने भी ज़मीनी स्तर पर काफ़ी फील्ड पर जाके पत्रकारिता की है। तो इस बार मुझे जो लग रहा है वो कांटे की टक्कर की स्थिति निर्मित है दोनों दलों के बीच में। शहरी इलाकों में जहाँ बीजेपी को अच्छे खासे मत मिलते दिखाई दे रहे हैं, वहीं ग्रामीण स्तर पर जो कांग्रेस जो है वो मजबूत मुझे दिखाई दे रही है। तो अब आने वाला 4 तारीख है, बहुत काफ़ी कम दिन बचे हैं और सब तरफ से एनालिसिस चल रही है। तो 1 तारीख की शाम को जब इसके सब पूर्वानुमान आएंगे उस समय और स्थिति कुछ क्लियर होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर की स्थिति है और परिणाम भी काफ़ी रोचक आएंगे। इस बार क्या मुद्दे हावी रहे? मुद्दों की यदि हम बात करें तो जो हमने विधानसभा चुनाव में देखा और एक देश का भी एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि पहले चुनाव में आपने देखा कि बुनियादी जो सुविधाओं के वायदे ये सब वायदे हुआ करते थे, विकास के वायदे होते थे। लेकिन पिछले 1 दशक से घोषणा पत्र में काफ़ी तब्दीली देखने और अब लोक लुभावन जो वायदे हैं उस वायदों पर चुनाव होने लगता है। जिससे हर घर में हम कैसे पैसा पहुंचा सकते हैं, हम हर घर में सरकार की तरफ से कैसे अनाज पहुंचा सकते हैं, इस विषय पर ही अब चुनाव आधारित होता है। तो राजनांदगांव लोकसभा में भी जो हमने महसूस किया, जो देखा कि मुद्दे जो रहे हैं, मुद्दे यहाँ बिल्कुल गायब थे पूरे मुद्दे। और जो भी चुनाव हो रहा है बीजेपी के कांग्रेस के संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी के बीच का चुनाव राजनांदगांव लोकसभा में हम देख रहे हैं। प्रदेश में भूपेश बघेल को काका के नाम से जाना जाता है, किसान के हित चिंतक माना जाता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उभारने में भी उसका योगदान माना जाता है। तो वो कितना प्रभावशाली नज़र आता है आपको? बिल्कुल, मैंने मैंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल जी ने गाँव से सीधे एक रिश्ते तैयार किए थे, यानी आम ग्रामीण के तौर पर उन्होंने, और वो खुद कहते थे कि मेरी सरकार जो है वो गाँव की सरकार है। हालाँकि उनके ये प्रोजेक्ट विधानसभा चुनाव में उनको सफलता नहीं दिला पाया, लेकिन उनकी जो छवि है वो ग्रामीण इलाकों में आज भी काफ़ी मजबूत है। इस पर हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने जो छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है, उसका प्रभाव गाँव में तो हमें इस चुनाव में भी दिखाई दिया और लोगों ने उनका हाथों-हाथ लिया। रही बात भूपेश बघेल जी की, कि उन्होंने, यानी मैं जहाँ तक हम पूरे 11 सीटों का जो नेताओं के हमने दौरे देखे, तो उन्होंने एक कार्यकर्ता बनकर राजनांदगांव में चुनाव लड़ा। एक कार्यकर्ता बन के, यानी 1000 गांव पर उनके दौरे हुए हैं, जो मुझे नहीं लगता कि और भी किसी प्रत्याशी ने इस चुनाव को इतनी गंभीरता से प्रदेश में लिया। संतोष पांडे पर निष्क्रियता का आरोप लगते रहे हैं, तो क्या परिणाम में कुछ? देखिए, ये बात इस चुनाव में आई थी कि निष्क्रियता के उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगे। लेकिन मैं ये भी है कि ठीक है, दूसरी बार उनको मिला तो उसका भी कुछ ना कुछ जो एक होती है एंटी होती है, उसका भी उनको कुछ झेलना पड़ा। लेकिन राजनांदगांव जिले की यदि बात की जाए तो उन्होंने जो काम किए हैं, जो विकास के काम हुए हैं राजनांदगांव, चाहे स्टेशन की बात कर लें, चाहे रेलवे वाला जो मामला रहा है उन्होंने उसको सामने लाया है। ठीक है, विशाखापट्टनम हाईवे की अपन बात करें तो काम हुए हैं। दूसरी बात ये भी है कि उनके कार्यकाल में 2 साल जो कोरोना का कार्यकाल था, उस दौरान पर जो राशि, जो सांसद निधि की जो राशि थी वो भी नहीं मिली। तो लोगों में वो नाराजगी देखी गई है। लेकिन बीजेपी, फिर मैं आपको बोलता हूँ कि बीजेपी अकेले प्रत्याशी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ती। बीजेपी के जो ग्रास रूट के वर्कर हैं वो उसमें काफी मेहनत करते हैं और बीजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर लगती है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो चीज कांग्रेस पे वर्कर जो जमीनी स्तर पर है उनकी कमी है, और बीजेपी के पास एक संगठन की एक अच्छी खासी फौज तैयार है। तो ये जो चीजें आप जो कह रहे हैं कि नेगेटिव, वो आई थी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आती, लेकिन बीजेपी ने उसको
इस शिकवा शिकायतों को दूर करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करी है इस चुनाव में।